नमस्कार मित्रों। देखिए, हम बात करें तो हमारी जो चर्चा है वो चल रही थी भारत के भूगोल पर। और भारत के भूगोल में हमने जो अपना बिंदु लिया था वो लिया था सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के अंतर्गत अब तक हम बात करें तो अब तक हम दो बिंदुओं पर अपनी चर्चा जो है वो कर चुके हैं। पहला बिंदु जो हमने पढ़ा था सामान्य परिचय में वो था हमारा भारत का नामकरण। उसके बाद में हमने जो दूसरा बिंदु लिया था वो लिया था भारत की राजनीतिक स्थिति। इन दो बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद आज हम अपनी जो चर्चा है वो रखेंगे अक्षांश और देशांतर स्थिति। देखिए, भारत की अक्षांश एवं देशांतरीय स्थिति को पढ़ने से पहले हमें ये आना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर कहते किसे हैं। तो भारत की स्थिति को पढ़ने से पहले हम चर्चा करते हैं अक्षांश और देशांतरों के ऊपर। तो आइए हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर है क्या। देखिए, देखा जाए तो अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं हैं वो पृथ्वी पर, या ऐसे कह सकते हैं पृथ्वी का प्रतिरूप ही होता है ग्लोब, उस पर खींची गई रेखाएं होती हैं। उस पृथ्वी के जो प्रतिरूप है ग्लोब, उस पर इन जो रेखाओं का जाल होता है उसे हम कहते हैं ग्रिड। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रिड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लोब क्या है, ग्लोब क्या है और ग्रिड क्या है। तो देखिए, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी का क्या है? प्रतिरूप है, मॉडल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का एक जाल सा बिछा है। ये तो मान लीजिए जैसे हमारी अक्षांश रेखा है उत्तरी गोलार्ध की ओर, इसी तरह से ये दक्षिणी गोलार्ध की ओर, इसी तरह से हमारी ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। तो पृथ्वी पर इन रेखाओं का एक जाल सा बना हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। और पृथ्वी के प्रतिरूप को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के प्रतिरूप को कहा जाता है ग्लोब। तो ये हमारा क्या है? ग्लोब है। ये संरचना क्या है? ग्लोब। और ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर, ये तो हमारे अक्षांश है और ये हमारे देशांतर हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बना हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रिड। उसे क्या बोला जाता है? ग्रिड। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं किसकी? ग्लोब की। और ग्लोब में ही ग्रिड आ जाएगा हमारा। तो लिखिए ग्रिड, सॉरी ग्लोब। ग्लोब क्या है? तो परिभाषा है पृथ्वी का प्रतिरूप, पृथ्वी का प्रतिरूप जिस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बना होता है। पृथ्वी का वह प्रतिरूप, मैं लिख रहा हूं, पृथ्वी का वह प्रतिरूप जिस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बना होता है, जाल बना होता है, उसे ग्लोब कहते हैं। उसे ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब क्या है? पृथ्वी का वह प्रतिरूप जिस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। ठीक है ना? इसी में एक बात और लिख लो, अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रिड कहते हैं। तो लिखिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। ग्रिड
कहा जाता है। अभी मैंने प्रतिरूप बनवाया था, दोबारा बनाना चाहो तो बना लो। जैसे कि ये हमारी ग्लोब है, ये हमारी ग्लोब हो गई। ग्लोब पर दो तरह की रेखा बना लो। एक रेखा है तो ये हमारी अक्षांश की रेखा है, ये कौन सी रेखा है हमारी, ये है हमारी अक्षांशीय रेखा है। इसी तरह से रेखा बना लो जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं। और अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रिड। ये तो है हमारे देशांतर, और जो रेड कलर से बने हुए हैं वो है हमारे अक्षांश। ये क्या है, अक्षांश। और इन दोनों का जो जाल है, अक्षांश और देशांतर का जाल है, उसे क्या बोलेंगे, उसे ही बोलेंगे हम ग्रिड। ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे, ग्रिड। अब बात कर लेते हैं हम अक्षांशों के बारे में कि अक्षांश क्या है। तो आप ये चित्र बना लो, फिर बात करते हैं हम अक्षांशों के बारे में। देखिए, मैं यहाँ पे एक चर्चा करना चाहूँगा, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूँगा कि हम अक्षांश और देशांतर को पढ़ते क्यों हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो देखिए, किसी भी स्थान की धरातलीय एवं ग्लोबीय स्थिति ज्ञात करने के लिए, जैसे हम भारत के संदर्भ में ज्ञात करेंगे, भारत की स्थिति हम कैसे ज्ञात करते हैं, भारत की स्थिति जैसे हम ज्ञात करना चाहें तो किसी भी स्थान की स्थिति वो है, दो तरह से देखी जाती है। एक तो देखते हम निरपेक्ष स्थिति, एक तो ज्ञात करते हम निरपेक्ष स्थिति, और एक स्थिति हम ज्ञात करते हैं, वो ज्ञात करते हैं सापेक्ष स्थिति। सापेक्ष स्थिति, निरपेक्ष स्थिति को हम ग्लोब पर देखते हैं, इसको किस पर, ग्लोब पर। और सापेक्ष स्थिति को हम धरातल पर देखते हैं, धरातल पर। ग्लोब पर जो देखी जाती है निरपेक्ष स्थिति, वो दो चीजों से देखी जाती है। एक तो देखी जाती है हमारी अक्षांशों के आधार पर, और एक देखी जाती है हमारी देशांतरों के आधार पर। तो निरपेक्ष स्थिति ग्लोब पर देखी जाती है, और ग्लोब पर किन चीजों से देखते हैं, अक्षांश और देशांतरों से। सापेक्ष स्थिति जो है वो धरातल पर देखी जाती है, और धरातल पर सापेक्ष स्थिति जो है वो दूरी और क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं, दूरी और क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं। तो भारत की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो भारत की स्थिति को पढ़ने से हमें किनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारे अक्षांश और देशांतरों के बारे में। कि वहाँ क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पहले कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। तो ये सब जानने के लिए हमें पढ़ने पड़ते हैं अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अक्षांश और देशांतर। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा ये। तो हेडिंग डाल लीजिए अक्षांश। अक्षांश अंग्रेजी में बोलते हैं इसको लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। देखिए, अक्षांश जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। आपको पता होगा जो अक्षांश शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है हमारा अक्ष और एक बना है अंश। एक तो अक्ष शब्द से और एक अंश शब्द से, इन दोनों शब्दों से मिलकर हमारा क्या बना है, अक्षांश बना है। बात करें अक्ष की तो आपको पता होगा ये पृथ्वी है। पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को केंद्र से मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। पृथ्वी के
उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को केंद्र से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अक्ष। उसे क्या बोलते हैं? आपको पता होगा पृथ्वी अपने लगभग 23 डिग्री से अधिक अक्ष पर झुकी हुई है, मालूम है ना। तो ये हो गया हमारा उत्तरी ध्रुव और ये हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी के दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को पृथ्वी के केंद्र से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अक्ष। इन्हीं अक्षों से मिलकर हमारा क्या बन गया है? फिर अक्षांश बन गया है। इन्हीं अक्षों से क्या मिल गया? अक्षांश। बात करें अक्षांश के बारे में, तो अक्षांश जो हैं वो पृथ्वी के, देखिए समझ लीजिए, मान लीजिए ये हमारी क्या है? ग्लोब है, पृथ्वी कह लो, ग्लोब कह लो। तो अक्षांश जो है पृथ्वी के, ये हम पृथ्वी का काट ले रहे हैं, सेक्शन ले लीजिए, मान लीजिए ये पृथ्वी का सेक्शन है, ये पृथ्वी का केंद्र है। तो पृथ्वी के केंद्र से किसी सतह पर, पृथ्वी की मान लीजिए सतह हमारी है ना, पृथ्वी की ये क्या है? सतह है। सेक्शन लिया है हमने पृथ्वी का, कोई भी काट लिया है, उसका आधा हिस्सा ये है। तो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर जो कोणात्मक दूरी दर्शाने वाली रेखाएं होती हैं, कोणात्मक दूरी दर्शाने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर, परिभाषा याद रखना, देखिए पृथ्वी की अक्षांश जो है उनकी परिभाषा अलग होती है और अक्षांश रेखाएं उनकी परिभाषा अलग होती है, दोनों में अंतर है थोड़ा। देखिए अक्षांश की सबसे पहले बात करें तो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की कोणात्मक दूरी दर्शाने वाले, कोणात्मक दूरी को दर्शाने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं अक्षांश। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की कोणात्मक दूरी दर्शाने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं अक्षांश। तो देखिए मैं इस चित्र को उधर बनाऊंगा, मान लीजिए हमारा क्या है? ग्लोब है। ग्लोब का ये हमने क्या लिया है? ये हमने उसका सेक्शन काट लिया है। ये ग्लोब का केंद्र बिंदु है और ये पृथ्वी की हमारी क्या है? ये सतह है, ये पृथ्वी की सतह है और सतह पर हमेशा क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं। तो ये सतह पर अक्षांश रेखाएं हैं, सतह पर अक्षांश रेखा है। तो पृथ्वी के केंद्र से इन अक्षांश रेखाओं की जो कोणात्मक दूरी है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे अक्षांश। ये कोणात्मक दूरी, ये कोण बना रही है ना, कितने डिग्री का कोण है ये, ठीक है। ये केंद्र लिख लो, पृथ्वी का केंद्र, ये हमारी पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह, ठीक है ना। ये हमारे अक्षांश। अक्षांश तो परिभाषा में लिख देता हूं, लिखिए पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित, पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की, किसी बिंदु की कोणात्मक दूरी को, किसी बिंदु की कोणात्मक दूरी को दर्शाने वाली रेखा, दर्शाने वाली रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? हमारी अक्षांश कहलाती हैं। तो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की कोणात्मक दूरी को दर्शाने वाली जो रेखाएं वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है हमारी अक्षांश।
अक्षांश के बाद एक बिंदु आता है यहाँ पे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो अक्षांश के बाद हेडिंग डालिए अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। अभी संख्याओं की अभी बात कर लेंगे ना, अक्षांश रेखाएं। तो देखिए अक्षांश रेखाओं की बात करें तो मैं समझाने के लिए इधर बना देता हूं। जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब का सेक्शन है और ये ग्लोब का केंद्र बिंदु है, ठीक है ना, ये ग्लोब का केंद्र बिंदु है। ये पृथ्वी की सतह पर स्थित कुछ अक्षांश रेखाएं, ये क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। अब इन अक्षांश रेखाओं को केंद्र से मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, अक्षांश कहलाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये अक्षांश हमेशा एक गोलार्ध में ही, मान लीजिए इधर से हम पूरी रेखा खींचे तो ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही, ये पृथ्वी की चारों ओर फैली होती है, मतलब सभी गोलार्धों में। तो ये रेखा इधर भी होंगी और हमारी इधर भी होंगी। ये रेखा जैसे इधर से आएगी तो इधर भी आएगी, ये रेखा जैसे इधर से जा रही है इधर की ओर तो इधर भी जाएगी, ये रेखा इधर कोणात्मक दूरी बना रही है तो इधर भी जाएगी, ठीक है ना। तो अक्षांश रेखाओं की परिभाषा क्या बन जाएगी, अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी हमारी पृथ्वी की सतह पर स्थित समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। जैसे कि एक अक्षांश ये था तो इसका दूसरा समान अक्षांश, इस अक्षांश का दूसरा समान अक्षांश यही तो होगा, इस अक्षांश का दूसरा समान अक्षांश क्या होगा, यही होगा, इस अक्षांश का दूसरा समान अक्षांश क्या होगा, ये होगा। तो पृथ्वी पर स्थित समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये जो रेखाएं होती है पृथ्वी पर दिखाई नहीं देती, कैसी होती है, काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो लिखिए परिभाषा, समझ में आ गया होगा। लिखिए पृथ्वी की जगह आप ग्लोब कर दो सही रहेगा। तो लिखिए ग्लोब पर स्थित समान अक्षांशों को, ग्लोब पर स्थित समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। अक्षांशों की एक परिभाषा और बनती है, अक्षांश जो हैं वो पृथ्वी पर पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर खींचे जाते हैं, इसलिए और दूरी हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की बताते हैं। इसलिए इनकी दो परिभाषा ये भी बना सकते हैं कि पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये रेखाएं हमेशा उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य कोणात्मक दूरी बनाती हैं। तो इसमें ये बात लिखना चाहो तो लिख लो, अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाती हैं, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाती हैं, जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य, जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य कोणात्मक दूरी दर्शाती हैं, मध्य कोणात्मक दूरी दर्शाती हैं, ठीक है ना।
तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जाती हैं, जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के मध्य कोणात्मक दूरी दर्शाती है। ठीक है ना। बात करें पृथ्वी पर कुल अक्षांश और कुल अक्षांश रेखाओं की, चलो उससे पहले एक बात और कर लेते हैं कि दो अक्षांशों के मध्य कि पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है और उस दूरी को किस नाम से जाना जाता है। तो बात करें दूरी की, तो पृथ्वी पर या ग्लोब पर दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वो दूरी होती है 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर। और इस दूरी को जोन या कटिबंध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जोन या कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो ये बात और लिख लीजिए, लिखो दो अक्षांशों के मध्य, लिखो ग्लोब पर दो अक्षांशों के मध्य, ग्लोब पर दो अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर 111 किलोमीटर दूरी होती है, जिसे जोन या कटिबंध के नाम से जाना जाता है। कटिबंध के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है ना। तो दो अक्षांशों के मध्य दूरी की बात करें तो कितनी होती है? 111 किलोमीटर, जिसे जोन या कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अक्षांशों की संख्या। ग्लोब पर कुल कितने अक्षांश होते हैं और कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो देखिए, जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब पर जो सबसे मध्य में रेखा होती है उसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा के, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं और इसे भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, दोनों ही नाम है इसके। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री अक्षांश से जो दक्षिण का भाग होता है उसे हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। तो 0 डिग्री अक्षांश से अगर हम उत्तर की ओर जाएं तो 1 2 3 इस तरह से बढ़ते जाएंगे। जैसे ही उत्तरी गोलार्ध के अंतिम बिंदु पर पहुंचेंगे तो यहाँ हम आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये होता है हमारा 90 डिग्री अक्षांश। अब उत्तर की ओर है इसलिए इसको बोलते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरह 0 डिग्री अक्षांश से हम दक्षिण की ओर जाएं तो दक्षिणी गोलार्ध का जो अंतिम बिंदु होगा उसे हम बोलेंगे 90 डिग्री अक्षांश। लेकिन ये दक्षिण दिशा की ओर है इसलिए इसको बोलेंगे 90 डिग्री दक्षिणी। एस का मतलब साउथ है, एन का मतलब नॉर्थ है। साउथ, एस का मतलब साउथ मतलब दक्षिणी अक्षांश, तो हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं अक्षांशों की संख्या। 0 से 1 2 3 इस तरह चलता आएगा और 90 तक, है ना। तो 90 दक्षिणी अक्षांश में और 90 अक्षांश हमारे उत्तरी गोलार्ध में और 90 हमारे दक्षिणी गोलार्ध में और एक मध्य वाला। तो कुल अक्षांशों की बात करेंगे तो कितने अक्षांश हो जाएंगे हमारे? 90 इधर 180 और एक ये, कुल कितने हो जाएंगे? 181 अक्षांश। लेकिन अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें तो यहाँ आते आते 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध की ओर आते आते और 0 डिग्री से दक्षिणी गोलार्ध की ओर आते आते जब 90 डिग्री उत्तर की ओर और 90 डिग्री दक्षिण की ओर हम पहुँचते हैं तो यहाँ पहुँचते हुए ये जो रेखाएं, जैसे हम ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, इस तरह से 90 डिग्री तक हम पहुँचेंगे। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये जो रेखा आएगी हमारी वो एक बिंदु के रूप में आएगी 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर एक बिंदु के रूप में आएगी। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो ये जो दो रेखाएं बनती हैं वो एक बिंदु के रूप में बन पाती हैं, ये रेखाएं नहीं होती हैं। इसलिए रेखाओं में
90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों को काउंट नहीं करते हैं। इसलिए अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो 181 में से 2 कम मानी जाती है, मतलब 179। तो दोनों बिंदु लिख लीजिए। पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या, पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या, तो लिख लीजिए 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध वाले, 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, ऐसे लिखो 90 अक्षांश, ये तो हो गए हमारे किस में, उत्तरी गोलार्ध में। 90 अक्षांश ये हो गए हमारे किस में, दक्षिणी गोलार्ध में। और एक हो गया हमारा 0 डिग्री अक्षांश वाला, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और कुल अक्षांशों की बात करें तो टोटल अक्षांश हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल लैटिट्यूड, टोटल जो लैटिट्यूड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 90, 90 और 181, ठीक है ना। इसी तरह हम बात करें पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, तो लिख लीजिए पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या, संख्या की बात करें तो आप 181 अक्षांशों में से 2 माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे, 179। ये 2 जो हमने माइनस किए हैं वो कौन कौन से किए हैं, एक तो हमने किया है 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, और एक हमने माइनस किया है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, ठीक है ना। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 179, और कुल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 181, ठीक है ना। इसके बाद में अक्षांशों में हमारा एक बिंदु और बचता है कि पृथ्वी पर कुछ अक्षांश रेखाएं हैं, उनको विशेष नाम से जाना जाता है। जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश को हम किस नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से। इसी तरह उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को किस नाम से जानते हैं, जैसे कर्क रेखा के नाम से। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में, तो इन कुछ विशेष पर्टिकुलर नाम है हमारे अक्षांश रेखाओं के, उसके बारे में एक बार और चर्चा कर लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नहीं तो लिख रहे हो तो लिख लो, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। तो बात करते हैं पृथ्वी पर स्थित प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो हेडिंग डाल दीजिए, पृथ्वी पर स्थित प्रमुख अक्षांश रेखाएं, ठीक है ना। ये हमारा जैसे कि ग्लोब है या पृथ्वी कह लो, पृथ्वी का ही रूप होता है हमारा ग्लोब। तो पृथ्वी के मध्य में या ग्लोब के मध्य में 2 भागों में बांटने वाली पृथ्वी को एक रेखा होती है। पृथ्वी को लगभग 2 भागों में बांटने वाली एक रेखा होती है, जिसे हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्योंकि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध, ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। इसलिए 0 डिग्री 2 गोलार्धों में बांट ली, इसलिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, भूमध्य
मध्य रेखा, क्योंकि ये दो भागों बांटकर पृथ्वी के लगभग मध्य से गुजर रही है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है विषुवत रेखा। क्या? विषुवत रेखा। ठीक है। बात करें 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री अक्षांश पर, कितने पर? 23.5 डिग्री उत्तर की ओर है, इसलिए उत्तरी अक्षांश बोलेंगे। उत्तर की ओर लगभग 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट कह लो, या 23 डिग्री ऐसे लो, 23.5 को ऐसे लिख सकते, 23 सही 1/2 डिग्री उत्तर की ओर है, इसलिए इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। इस रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं कर्क रेखा। किस नाम से? कर्क रेखा। इसी तरह 0 डिग्री अक्षांश से नीचे की साउथ की ओर, मतलब दक्षिण गोलार्ध की ओर 23.5 डिग्री होती है हमारी। 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की ओर एक रेखा होती है, जिसे हम, ये भी हमारी कितनी है? 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर है ये, इसलिए इसको दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश। ये जो रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मकर रेखा। मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसी तरह यहां पर हमारा 90 डिग्री है, तो इसे हम बोलेंगे 90 डिग्री अक्षांश, जिसे हम, क्योंकि उत्तरी दिशा की ओर है इसलिए इसको उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं। किस नाम से? उत्तरी ध्रुव। इसी तरह 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसका मतलब दक्षिणी, साउथ, इसे हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इसे हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक रेखा जो है हमारी उत्तर दिशा की ओर 0 डिग्री अक्षांश से उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। इस रेखा को, क्योंकि यहां पर एक सागर स्थित है, कौन सा? आर्कटिक सागर, इसलिए इस रेखा को आर्कटिक व्रत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? आर्कटिक व्रत, या इसका दूसरा नाम भी है उत्तरी ध्रुव व्रत भी बोलते हैं। इसको उत्तरी ध्रुव व्रत भी बोला जाता है। उत्तरी ध्रुव व्रत भी बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह 0 डिग्री अक्षांश रेखा से दक्षिण की ओर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा से दक्षिण की ओर लगभग 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिण की ओर एक रेखा है, जिसे हम 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, या इसी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दक्षिण में हमारा एक महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, इसलिए इसको अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत या दक्षिणी ध्रुव व्रत के नाम से जाना जाता है, या दक्षिणी ध्रुव व्रत के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो ये पृथ्वी या ग्लोब कह लो स्थित प्रमुख जो अक्षांश रेखा है उनके नाम थे। 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम
आर्कटिक वृत्त कह लो, या इसी को हम उत्तरी ध्रुव वृत्त रेखा के नाम से जानते हैं, और 90 डिग्री अक्षांश को हम उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम अंटार्कटिक वृत्त रेखा या दक्षिणी ध्रुव वृत्त रेखा के नाम से जानते हैं, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम दक्षिणी ध्रुव रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो रेखाओं के मध्य की यही लिख देता हूं मैं, जैसे कि अक्षांशों के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जोन या कटिबंध के नाम से जानते हैं। और दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है वो मैंने आपको बतला दी वैसे दो, फिर भी लिख लो, दो अक्षांशों के मध्य दूरी जो होती है वो होती है हमारी 111 किलोमीटर, और कुल अक्षांश भी यहाँ लिखना चाहो तो फिर लिख लो, कुल अक्षांश हैं हमारे 181, और कुल अक्षांश रेखाएं हमारी 179। ठीक है ना, तो ये था हमारा अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के बारे में। अगला जो हमारा बिंदु रहेगा वो रहेगा देशांतर रेखाओं के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।